पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आपने देखा था कि कल के एपिसोड में किस तरह से शेतलवाड़ ने अपने कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को पुष्पा के पीछे जासूसी के लिए लगा दिया है। तो वहीं से कहानी आज के एपिसोड की शुरू हुई है। सुनील जो है वो स्टूडेंट्स लोग को सिखाए हुए है कि किस तरह से पुष्पा जी को अपने जाल में फांसना है। और उसमें स्टूडेंट्स जो हैं यानी कि सलीम और नैन्सी ये कामयाब भी हो जाते हैं। और यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से नैन्सी को सुनील ने सिखाया था। अब इधर शेतलवाड़ जो है हनुमान जी की पूजा कर रहा है और पूरे भक्ति भाव में डूबा हुआ है। उसी समय सुनील उसे फ़ोन करता है तो वो सुनील का फ़ोन उठाता है। तो सुनील शेतलवाड़ से कहता है कि साहब जी, आपका काम हो गया। ये सलीम और नैन्सी ने पूरी तरह से पुष्पा को अपने विश्वास में ले लिया है। अब इधर के सीन में है कि पुष्पा बहुत ज़्यादा चिंतित है 5-5 लाख का चेक पाके। और बच्चे उससे कह रहे हैं कि मम्मी, तू तो एक ही झटके में 5 लाख रुपया कमा ली। कभी कोई आज तक 5 लाख एक झटके में नहीं कमा सकता और तूने तो एडवांस में इतना पैसा कमा लिया। अब तू इस 5 लाख से 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख बनाएगी। तो पुष्पा थोड़ी सी नाराज़गी जाहिर करती हुई कहती है, तुम लोगों को सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है, मेरी मुश्किल नहीं दिख रही है। तो राशि और दीप्ति कहते हैं, कैसी मुश्किल मम्मी, तू तो एक नंबर की जुगाड़ू है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। और टिफ़िन सर्विस में तो तू कामयाब है ही, अब तू इस बिज़नेस में भी कूद जा। तो पुष्पा कहती है कि तुम लोग जितना आसान समझ रहे हो ये काम उतना आसान नहीं है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी ही। वैसे भी कॉलेज में मेरे जो दोस्त हैं ना, नैन्सी और सलीम, वो मुझे कुछ आइडिया दे रहे थे। तो अश्विन पूछता है कि ये नैन्सी और सलीम तुम्हारे दोस्त हैं? तो कहती है, हाँ, मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। और वो लोग कह रहे थे कि अगर मैं ये काम शुरू करूँगी तो कॉलेज के ही कुछ स्टूडेंट मुझे सहयोग कर देंगे। वो लोग सीखना भी चाहते हैं पटोला, वो लोग सीख भी लेंगे और मेरा सहयोग भी कर देंगे। तो राशि, चिराग, दीप्ति और आशीष सभी कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी, तू ये काम उठा ही ले। प्लीज़ मम्मी, घर में आई हुई इस लक्ष्मी को मत जाने दे। तो पुष्पा कहती है कि मैं भी कौन सा चाहती हूँ कि आई हुई लक्ष्मी जाए, लेकिन दीप्ति तू जा तो मेरा एडमिशन फॉर्म एक बार चेक तो कर। कहीं मैं इस कॉलेज के स्टूडेंट्स की मदद ली और उन लोगों ने कह दिया कि ये पटोला अब मेरा नहीं रहा, आपके हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाया है। तो दीप्ति अंदर जाके फॉर्म लाती है और उसको चेक करती है तो कहती है कि नहीं माँ, इसमें ऐसा कोई नियम नहीं लिखा हुआ है। तो अश्विन समझाता है कि मम्मी, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पार्ट टाइम कॉलेज करने के साथ साथ पार्ट टाइम कुछ ना कुछ काम करते हैं, उनको तो तेरे साथ काम करके हेल्प ही हो जाएगा। और इसके लिए कॉलेज जो है किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं करेगा और ना ही तेरा कोई हक छीनेगा। तो पुष्पा कहती है, चलो ये बात अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो अभी मुझे कुछ हिसाब किताब तुम लोग करने दो। अब आगे की सीन में दिखाया जाता है कि टॉप रैंक कंपनी की जो अधिकारी हैं सुप्रिया दलाल, उनके चैम्बर में वो बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं जिनकी मदद सीढ़ी से गिरने के वक्त जब वो फिसल रहे थे तो अश्विन ने किया था, उनको हेल्प करके उनके चैम्बर तक पहुंचाया था। वो आते हैं और सुप्रिया जी से कहते हैं कि तुम्हारे सर कहाँ हैं? तो वो कहती हैं कि वो तो अभी यहाँ नहीं है, वो तो बाहर गए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ, मुझे याद आया। उसके बाद सुप्रिया उनके लिए चाय मंगाती है, वो चाय पीते हैं और फिर बातों ही बातों में कहते हैं कि देखो ना, मुझे पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो उस पर वो बोलती है कि ऐसा क्या हुआ है सर कि आपको पैर में दर्द हो रहा है? तो बोलते हैं कि वो मैं उस दिन सीढ़ी से फिसल गया था, तो वो तो एक बहुत ही अच्छा लड़का था, नवयुवक था, जिसने मेरी मदद की और मुझे सही से मेरे चैम्बर तक पहुंचाया। तो उस पर सुप्रिया जो है उसे अश्विन की वो बात याद आती है जब राहुल की जगह उसका लंच लेके ट्रॉली में अश्विन आया था और कहा था कि मैं लिफ्ट से नहीं आ पाया क्योंकि लिफ्ट ख़राब थी और जब मैं सीढ़ी से चढ़ के आ रहा था तो एक बुजुर्ग व्यक्ति फिसल गए थे, मैं उनकी मदद करके उन्हें चैम्बर तक छोड़ने गया था, जिसके कारण मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो गया। तो सुप्रिया को याद आ जाता है कि ज़रूर ये अश्विन ही है, वही अश्विन है जिसने सीनियर सर की मदद की है। उसके बाद वो सीनियर सर वहाँ से चले जाते हैं, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उसके बाद उसे याद आता है कि अश्विन ने उसे एक पेन ड्राइव दिया था। वो उस पेन ड्राइव को वापस अपने लैपटॉप में लगा के देखती है और खुश हो जाती है
कि अश्विन ने तो बहुत ही अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया है, और उसके बाद वो सोचती है कि मुझे अश्विन को फ़ोन करना चाहिए। अगले सीन में हॉस्पिटल का दिखाया गया है, जहाँ की आशावरी को अब डिस्चार्ज मिलने वाला है, लेकिन आशावरी अभी भी दुखी है क्योंकि उसे अभी तक अपने बच्चे का मुंह नहीं दिखाया गया है। तो इस बात को वो दीप्ति से भी कहती है, अपनी सासू माँ से भी कहती है कि एक बार मुझे बच्चे का मुंह दिखा दीजिए। तभी वहाँ पे डॉक्टर आती हैं और कहती हैं कि मैं दूर से सिर्फ आपको बच्चे का चेहरा दिखा दूंगी, लेकिन अभी बच्चे का स्थिति ऐसा नहीं है कि आप उसे छू सके। तो आशावरी कहती है कि आप जो कहेंगी मैं वही मानूंगी। उसके बाद वो डॉक्टर साहब के साथ जाती है और बाहर से ही अपने बच्चे को झांक के देखती है, और उसकी ममता बच्चे को देखकर जाग उठती है। उसे लगता है कि उसका बच्चा काफ़ी कष्ट में है, लेकिन उसे सभी लोग समझाते हैं कि देखो, अगर तुम इत्मीनान रखोगी, धैर्य रखोगी, तो तुम्हारा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होकर तुम्हारे पास लौटेगा और फिर जीवन भर तुम्हारे साथ तो वो रहेगा ही। अब चिराग को उस प्रेस से फ़ोन आता है जिसके लिए उसने उस दिन कैफ़े में स्केच बनाया था, सिर्फ उस दिन उस पत्रकार के मदद के लिए। वो लोग चिराग को प्रेस में बुलाते हैं, ऑफिस में बुलाते हैं, और चिराग उनसे मिलने जाता है। फिर वे चिराग से उसके बारे में पूछते हैं कि वो क्या क्या जानता है और कब से जानता है, क्या उसने पहले भी कहीं कोई काम किया है। तो चिराग बहुत ही स्मार्टली इन सारी बातों का जवाब देता है। उसके बाद वो जो प्रेस के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि रियली तुम बहुत ही अच्छा स्केच बनाए हो, और इस वक्त हमारे प्रेस में एक स्केच आर्टिस्ट की ज़रूरत भी है। क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? मैं तुम्हें ये जॉब देना चाहता हूँ। तो इस पर चिराग कहता है कि सर, मैं क्या करूँगा, इसके लिए पहले मुझे एक बार घर में बात भी करना होगा। क्या मुझे 2-3 दिन आप सोचने का वक्त दे सकते हैं? तो अधिकारी जी कहते हैं कि बिल्कुल दे सकते हैं, और फिर उसे वो अपना कार्ड देते हैं, विजिटिंग कार्ड देते हैं, और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जवाब का इंतज़ार रहेगा। अब इधर पुष्पा अपनी बहू दीप्ति के साथ आराम से चाय पी रही होती है और अश्विन लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। तभी अश्विन को सुप्रिया दलाल जी का टॉप रैंक कंपनी से फ़ोन आता है और वो बोलती हैं कि अश्विन, मैंने तुम्हारा पेन ड्राइव देखा, तुमने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, तुम्हारा प्रोजेक्ट हमें बहुत पसंद आया है, और एक बार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? तो अश्विन कहता है कि क्यों नहीं मैम, मैं ज़रूर आऊँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं जल्दी से जल्दी आपसे मिलने के लिए आऊँगा। और उसके बाद अश्विन जो है वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी ये खुशी दीप्ति और मम्मी को देता है। पुष्पा और दीप्ति भी उसकी इस बात से बहुत खुश होते हैं, और पुष्पा कहती है कि तुमने जो परोपकार किया ना, उस दिन बरसात की रात में रीना की मदद की, फिर उस दिन इंटरव्यू देने जा रहे थे तो सीढ़ी पे उस बुजुर्ग की मदद की, तो ये सब उसी का प्रतिफल है। तो अश्विन कहता है कि हाँ मम्मी, वो तो परोपकार का फल है ही, बाकी मैंने भी वहाँ पर उस दिन खूब जुगाड़ लगाया था। जानती हो, मैं सुप्रिया मैम के कमरे में घुसने के लिए ट्रॉली लेकर चला गया था, उनका लंच लेके चला गया था और उनसे मिला था, और जो रिसर्च वाला पेन ड्राइव है ना, वो भी उनको दे के आया था। उसी पेन ड्राइव को उन्होंने देखा है और इम्प्रेस्ड हुई है, जो मुझे कॉल की है। तो इस पर पुष्पा और दीप्ति कहती हैं, तब तो तू भी हो गया ना हमारी तरह जुगाड़ू। तो जो लोग ज़िंदगी में जुगाड़ करना जानते हैं वही लोग ज़िंदगी में पूरी तरह से सफल होते हैं। तो बेटा, बस इसी तरह से कभी हारना मत, हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ लगाते रहना। तो अश्विन कहता है, मैं तेरा बेटा हूँ और वही करूँगा जो तू चाहती है। अब इधर दिखाया जाता है कि शीतलवाड़ जो है वो नैन्सी को अच्छी तरह से समझा रहा है कि तुम्हें और बाकी स्टूडेंट को किस तरह से पुष्पा जी के पास जाके पटोला बनाने में मदद करना है। नैन्सी कहती है कि सर, हम लोग पूरी मदद करेंगे और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। फिर शीतलवाड़ सुनील से कहता है कि अगर हमें इस पुष्पा को अपने पटोले के बिजनेस में नहीं आने देना है तो हमें पुष्पा के साथ ऐसा ही कोई ना कोई चाल चलते ही रहना पड़ेगा। अब अगले दृश्य में दिखाया गया है कि पुष्पा जो है वो घर में बेड ठीक कर रही है, राशि के बिखरे हुए कपड़ों को समेट रही है, उसके बेड को समेट रही है। तभी उसे राशि के बेड के नीचे से दिलीप का नेम प्लेट मिलता है।
तो वो हैरान हो जाती है। वो इस नेम प्लेट को निकाल कर अभी देख ही रही होती है, तभी वहाँ पे राशि आ जाती है। राशि जो है वो सहम जाती है, उसे लगता है कि ये देख के मम्मी नाराज़ होगी, लेकिन पुष्पा नाराज़ नहीं होती है, बस उससे पूछती है कि ये तू कहाँ से लाई। तो राशि कहती है कि जब पापा जेल चले गए थे तो बापोद्रा काका इसे डस्टबिन में फेंक दिए थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे लगा कि पापा का इंसल्ट हो रहा है, तो मैं डस्टबिन से ये नेम प्लेट निकाल के ले आई और तेरे डर से इस बिस्तर के नीचे छुपा के रख दी। तो इस पर पुष्पा कहती है कि राशि तू नेम प्लेट लेके आई, इसका मुझे कोई मलाल नहीं है, लेकिन तुझे छुपाना नहीं चाहिए था बेटा, तूने छुपाया क्यों। राशि इसका कोई जवाब नहीं दे पाती है, पर इतना ज़रूर कहती है कि मम्मी मुझे ऐसा लगा कि तू पापा से जितना नफ़रत करती है ना, तुझे ये देखकर बहुत दुख होगा। तब फिर पुष्पा उसे पास बिठाती है और उससे कहती है, देख मैं उस इंसान से बहुत नफ़रत करती हूँ, तो तूने भी मेरी नफ़रत को स्वीकार किया है ना, तो फिर उस इंसान से तू प्यार करती है अगर और उसके लिए भावनाएं रखती हैं, तो इसे मैं क्यों नहीं स्वीकार करूँगी। देख तू अगर अपने पापा से प्यार करती है तो तू उनसे प्यार कर, उनकी दी हुई कोई भी चीज़ है तो तू उसे खुलकर इस्तेमाल कर, और ये नेम प्लेट है ना, तू इसे जहाँ भी जैसे भी रखना चाहती है तू इसे रख, मैं तो क्या घर में कोई भी तुझे कुछ नहीं कहेगा। तो राशि जो है वो बहुत खुश होती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो मम्मी से कहती है कि मम्मी तू बहुत अच्छी है, और फिर वो अपनी मम्मी के गले लग जाती है। कुछ देर के लिए वो रोती है पुष्पा के कंधे पे, यानी कि अपनी मम्मी के कंधे पे सर रख के, और पुष्पा कहती है कि बेटा तू अपनी भावनाओं के साथ रह, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और तू बस खुश रह, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद पुष्पा किशोर कुमार के गाने टेप रिकॉर्डर पर बजाती है और राशि के साथ खूब डांस करती है। राशि खिलखिलाकर हंस पड़ती है और राशि को खुश देखकर पुष्पा खुश हो जाती है। अब आगे के दृश्य में दिखाया गया है कि बेटा होने की खुशी में भास्कर जो है वो चौल में सबको मिठाई दे रहा है। वो मिठाई देने के लिए महेंद्र के पास आता है, तो वहीं पे सुशीला प्रार्थना के साथ आती है, तो भास्कर उन्हें भी मिठाई देता है। तभी प्रार्थना को चिराग का फ़ोन आता है और प्रार्थना मम्मी से यानी कि सुशीला से कहती है कि मम्मी मैं 1 मिनट के लिए वहाँ पर से आ रही हूँ। तभी सुशीला को शक होता है कि ये लड़की कहाँ गई, और वो प्रार्थना का पीछा करते हुए वहाँ तक जाती है जहाँ की प्रार्थना चिराग से मिलने के लिए गई हुई है। फिर सुशीला जो है वो चिराग और प्रार्थना की बातें छुपकर सुनने लगती है। तो चिराग प्रार्थना को बताता है कि उसने जिस अखबार के लिए, जिस प्रेस वाले के लिए वो स्केच बनाया था, वो लोग उसके स्केच को देखकर बहुत खुश हैं और अपने यहाँ एक स्केच आर्टिस्ट का जॉब मुझे देना चाहते हैं। ये बात सुनकर प्रार्थना खुश होती है और चिराग से कहती है कि बस इसी तरह से तू अपना कुछ फ्यूचर बना, अपना करियर बना, ताकि पापा खुश हों और हमारी शादी हो। तो इस पर चिराग कहता है कि वो तो बापोद्रा काका कभी नहीं होंगे। ये बातें भी सुशीला सुन रही होती है। तो प्रार्थना कहती है कि चिराग तुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं पापा किसी और से मेरी शादी ना कर दें। तो इस पर चिराग कहता है कि देख पन्नू, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं जब तक कि हम दोनों के पेरेंट्स इस शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे, मैं शादी नहीं करूँगा। तो इस पर प्रार्थना कहती है कि पता नहीं चिराग, हमारे पेरेंट्स राज़ी होंगे कि नहीं होंगे। तो चिराग कहता है मेरी मम्मी तो ऑलवेज़ राज़ी है, बस मुझे तेरे पेरेंट्स को मनाना है और वो मैं कर ही लूँगा। उसके बाद उन दोनों की बातें सुनकर सुशीला बहुत खुश होती है और अपने आप से कहती है कि चिराग के अंदर पूरी तरह से पुष्पा के संस्कार आए हैं और अब इन दोनों बच्चों का साथ मैं दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब सोमवार को यानी कि मंडे को कहानी में दिखाया जाएगा। मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ कि पुष्पा अपने पटोला के काम को आगे बढ़ाने के लिए किराए पे 2-4 कमरा चाहती है, और इसके लिए बात करने जब वो बापोद्रा के पास आती है तो बापोद्रा उससे कहता है कि तू क्या इतनी बड़ी कारोबारी हो गई है, तुझे पता है जो तू मांग रही है ना उसका कम से कम 60,000 किराया लगेगा। 60,000 किराए की बात सुनकर पुष्पा भौचक्की रह जाती है और वो
कहती है कि ये तू क्या कह रहा है, तो बापोद्रा कह रहा है मैं भी यहाँ पर चौल चला रहा हूँ, कोई धर्मशाला नहीं चला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूँगी आपके साथ आगे के एपिसोड की कहानी लेके। आज के लिए बस इतना ही, बाय।